भारत के राष्ट्रपति, ये शब्द सुनते ही एक पावरफुल इमेज दिमाग में आती है ना? देश के पहले नागरिक, हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर। कागज पर देखें तो इनके पास बेहिसाब ताकत है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए, आज इसी पद की असली ताकत और इसके पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं, सुप्रीम कमांडर भी। तो फिर असली पावर है किसके पास? यही वो बड़ा सवाल है, वो पहेली है जिसका जवाब हम आज इस चर्चा में ढूंढेंगे। तो संविधान के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के फर्स्ट सिटीजन है, पर यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक सिंबल है हमारे देश की एकता का, अखंडता का। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही होते हैं। अच्छा, इस पद की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे संविधान में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 14 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑफिस, उनके इलेक्शन और उनकी पावर्स के बारे में ही बात करते हैं। अब यहाँ कुछ मेन आर्टिकल्स पर नज़र डालिए, जैसे आर्टिकल 52, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब पद की शुरुआत ही यहीं से होती है। फिर है आर्टिकल 61, जो उनके इम्पीचमेंट यानी उन्हें पद से हटाने के मुश्किल प्रोसेस के बारे में बताता है। और फिर आर्टिकल 72 और 123, ये उन्हें पार्डन मतलब क्षमा करने की और ऑर्डिनेंस जारी करने की कुछ बहुत ही स्पेशल पावर्स देते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन पावर्स को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की, मतलब कामकाज से जुड़ी शक्तियां। इसे ऐसे समझिए जैसे प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी कंपनी के नाम मात्र के सीईओ हों, जिनके साइन के बिना कोई बड़ा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मली उन्हीं के नाम पर चलता है। और ये जो अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट है ना, अरे ये तो बहुत लंबी है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट से लेकर स्टेट्स के गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सब बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सुनने में तो ये बहुत बहुत बड़ी पावर लगती है ना? तो चलिए, अधिकारी तो नियुक्त हो गए, लेकिन देश चलेगा कैसे? कानूनों से, राइट? और यहीं पर आती हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कानून बनाने से जुड़ी शक्तियां। वो पार्लियामेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और लॉ मेकिंग प्रोसेस पर उनका अच्छा खासा असर होता है। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना हो या खत्म करना हो, ये काम प्रेसिडेंट का है। वो चाहें तो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिल उनकी मंजूरी के बिना, उनके साइन के बिना कानून बन ही नहीं सकता। और सोचिए, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो आर्टिकल 123 के तहत वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक कानून की तरह ही काम करता है। अच्छा, कानून बन गए, अब बात आती है न्याय की, जस्टिस के। और यहाँ भी प्रेसिडेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी पावर्स जुडिशरी तक भी फैली हुई हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर दया की सबसे बड़ी शक्ति तक। ये है आर्टिकल 72, जो उन्हें पावर ऑफ पार्डन यानी क्षमादान की शक्ति देता है। ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी। एक तरह से ये पावर जस्टिस और मर्सी के बीच एक बैलेंस बनाती है। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशियल भी हो गया। अब इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस। और हाँ, देश के खजाने के मामले में भी प्रेसिडेंट एक गेटकीपर की तरह काम करते हैं। मतलब कोई भी मनी बिल उनकी परमिशन के बिना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। देश का जो एनुअल बजट होता है, वो भी उन्हीं के नाम पे पेश किया जाता है। और तो और, हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन बनता है, उसे भी प्रेसिडेंट ही बनाते हैं। और अब आते हैं उस रोल पर जिसके लिए प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा जाना जाता है, सुप्रीम कमांडर और हेड ऑफ स्टेट। जाहिर है, देश की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मामलों में उनका रोल टॉप पर होता है। वो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं, पार्लियामेंट की मंजूरी से युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समझौता कर सकते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट साइन होती हैं, सब उन्हीं के नाम पर होती हैं, और बाहर से आने वाले एम्बेसडर्स भी उन्हीं से मिलते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी पावर्स की बात की, वो सब नॉर्मल टाइम की हैं। लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगती है, तब प्रेसिडेंट की शक्तियां अचानक बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। पहला, नेशनल इमरजेंसी।
आर्टिकल 352 के तहत जो जंग या ऐसे ही किसी बड़े खतरे के समय लगती है। दूसरा, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356 के तहत जब किसी स्टेट की सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती। और तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, अगर देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाए। इन तीनों को डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है और ऐसे वक्त में वो देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं। तो इतनी जबरदस्त पावर्स देखने के बाद वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। रियल पावर किसके पास है? और जवाब इस एक लाइन में है। प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। असली ताकत प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। पर यह होता कैसे है? मतलब इतनी शक्तियां होने के बावजूद वो बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कैसे हैं? इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 74 में। इसे एड एंड एडवाइस क्लॉज कहते हैं। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही और उनकी सलाह के हिसाब से ही काम करना होगा, मस्ट एक्ट। यही वो एक लाइन है जो प्रेसिडेंट को एक फॉर्मल हेड बनाती है और सारी रियल पावर गवर्नमेंट को देती है। तो फिर क्या है राष्ट्रपति? सिर्फ देश का एक सिंबल या फिर एक जरूरी सेफगार्ड? सच तो ये है कि उनका असली रोल शायद इन दोनों के बीच कहीं है। वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, वो संविधान के रक्षक हैं। एक ऐसी पावर जो ज्यादातर शांत रहती है पर जिसकी मौजूदगी ही हमारे डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी देती है, उसे बिखरने से बचाती है। काफी गहरा है ये रोल, सोचने वाली बात है ना।